नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम दर्शकों से बात करना चाहते हैं कि जब हमारे देश में कुश्ती की बात होती है, पहलवानी की बात आती है, रेसलिंग की बात होती है, तो दारा सिंह से लेकर के योगेश्वर दत्त तक वो बड़े बड़े नाम याद आते हैं जिन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचा किया है। इतना ही नहीं, हमारे हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से भी बड़े काबिल और बहुत अच्छे अच्छे रेसलर प्रदेश का नाम देश भर में ऊंचा करने के लिए बाहर निकले हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बड़ी कम उम्र में पहलवानी का रास्ता पकड़ा, अखाड़े की तरफ रुख किया और बड़ी कम उम्र में वो उपलब्धियां भी हासिल की हैं जो सबके बस की बात नहीं होती हैं, सबके हिस्से में नहीं होती हैं। मैं बात कर रहा हूं भूपेंद्र राजपूत की। हमारे साथ भूपेंद्र राजपूत हैं, इन्हीं से जानते हैं इनका परिचय। जी नमस्कार, मैं भूपेंद्र पहलवान धामी से बिलोंग करता हूं। जी भूपेंद्र जी, आप अभी कम उम्र के हैं और बड़ी कम उम्र से आप पहलवानी के रास्ते में आ गए हैं। आपने पहलवानी को अपना शौक़ बना लिया। स्पोर्ट्स में आना कैसे हुआ और स्पोर्ट्स में भी आपने रेसलिंग जैसी चुनौतीपूर्ण गेम को चुना, इसके पीछे क्या वजह रही? जी, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैंने स्कूल में हमारे टूर्नामेंट हुए थे, तो वहाँ पे कुश्ती लड़ी थी। वहाँ पे वेट कैटेगरी के हिसाब से कुश्ती होती है। तो फिर वहाँ पे मैं फाइनल में हार गया था, मैं सेकंड आया था। तो वहीं से फिर मुझे ये लगा कि यार मुझे कुश्ती में आगे कुछ करना चाहिए। तो फिर मेरा रुझान कुश्ती की तरफ चला गया, तो मैंने फिर इसको कंटिन्यू रखा। फिर मैं उससे अगले साल स्टेट खेलने बिलासपुर गया। फिर 2-3 बार लगातार मैं स्टेट खेला। फिर बस मेरा ऐसे आना हुआ जी कुश्ती के अंदर। वो तो पढ़ाई के तरफ जब आप पढ़ भी रहे थे साथ साथ, लेकिन जब आपकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है उसके बाद आपने अखाड़े का रुख किया, तो ये जो यात्रा शुरू हुई इसके पीछे किसकी प्रेरणा रही? क्या इसमें आपके परिवार वालों ने आपको प्रोत्साहित किया या भूपेंद्र जी आप अपनी वजह से अपने शौक़ को देखते हुए आगे बढ़े थे जो आपने अखाड़ों का रुख किया और उसके बाद फिर आपने बड़े इतिहास भी बदले हैं? जी सर, मैं जब 11वीं क्लास में था तो मैंने दंगल लड़ने शुरू कर दिए थे, ओपन टूर्नामेंट वगैरह। तो मेरा खुद का ही शौक़ था जी, प्रेरणा तो किसी से मिली नहीं, लेकिन खुद ही मतलब एक शौक़ था मेरा बचपन से ही। और इसमें मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का बहुत मेरे साथ रहा और वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। वो ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे आशीर्वाद दें और हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे। तो भूपेंद्र जी, आपने जो कुश्ती का जो दांव पेंच सीखे या शुरू किया, जब आप इस लाइन में आए और आपने जब अखाड़ों में कुश्तियाँ लड़नी शुरू की, मेलों में आप बहुत बड़ी बड़ी मालियाँ लड़ते रहे हैं, तो आपको नहीं लगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बड़े बड़े पहलवान जो कि हिमाचल में भी लगभग तमाम कुश्तियों में अपना वर्चस्व कायम रखते हैं, उनके बीच में जाकर के आप जब लड़ना शुरू हुए तो क्या आप हिमाचल से ही अपने ही अखाड़ों से सीखते रहे या आपने बाहर जाकर के अखाड़ों को अपनाया? जी, मैं सोनीपत सुभाष स्टेडियम है, वहाँ पे गया ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने 4-5 साल लगातार वहाँ पे अभ्यास किया और फिर वहाँ पे अच्छी पहलवानी की मैंने। फिर वहाँ से प्रैक्टिस करके मैंने हिमाचल के दंगलों में कुश्ती लड़ी, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। आपको शेर हिमाचल, हिमाचल कुमार, हिमाचल केसरी जैसे बड़े उपाधियों से भी नवाजा गया है, तो यहाँ तक के सफ़र में आपने कितनी चुनौतियों का सामना किया, कितनी संघर्ष आपको करना पड़ा और लगभग कितनी कुश्तियाँ आपने लड़के ये तमके हासिल की? जी, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। घर से दूर भी रहना पड़ा जी, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया जी। अक्सर हिमाचल में मालियाँ लड़ी जाती हैं, कुश्ती में मालियाँ होती हैं और दंगल, जब हम दंगल की बात करते हैं तो उसमें हिमाचल के संदर्भ में भी पंजाब और हरियाणा के पहलवानों का वर्चस्व बहुत रहता था। आपके नाम एक बड़ी कम उम्र में ये भी रिकॉर्ड दर्ज है कि आपने लगभग 1000 या 1100 से अधिक मालियाँ जीती हुई हैं, तो इसके पीछे आपकी क्या प्रैक्टिस रहती है, आपका क्या अभ्यास रहता है? जी, इसके पीछे तो बहुत ज़्यादा मेहनत है मेरी, कई सालों की तपस्या है। कम से कम मुझे 15-16 साल अभी कुश्ती करते हो गए, तो दोनों टाइम मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 15 सालों से। एक भी टाइम कभी मिस नहीं की। कभी भी हम कहीं भी रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, कहीं मतलब अपने हिसाब का खाना पीना नहीं खा सकते। हमारे अंदर एक बंदगी होती है, हमें उसके अंदर ही रहना पड़ता है। उससे बाहर जाएं तो हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है जी।
तो भूपेंद्र जी, आपका रूटीन क्या रहता है? यानी आपके माध्यम से मैं ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके प्रतिदिन का रूटीन क्या है, तो ये मैं उन सभी स्पोर्ट्समैन के लिए पूछ रहा हूँ जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं या स्पोर्ट्स में शामिल हो चुके हैं, और विशेष तौर पर जब रेसलिंग की बात होती है उसमें आते हैं, तो एक रूटीन क्या रहता है पूरे दिन का, एक पहलवान का, एक रेसलर का क्या रूटीन होना चाहिए, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। उठ के फिर पानी गर्म करता हूँ, और गुनगुना पानी यानी कि, तो आंवला लेता हूँ, हरड़ लेता हूँ, पानी के साथ उसको लूँगा। फिर फ्रेश हो गए, फिर रनिंग पे निकल जाता हूँ जी। फिर 4-5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। फिर उसके बाद 500-600 दंड मैं लगाता हूँ, जो हमारे पहलवानी वाले दंड होते हैं जी, सपाटे, वो लगाता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके, फिर 5-7 मिनट का रेस्ट, ज़्यादा नहीं, तो हम कुंडी में बादाम डालते हैं, उसको पीसेंगे। फिर उसका जो घोटा है वो बनाते हैं जी, वो पीते हैं। फिर उसके बाद अपने थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट खा लेते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह, दलिया वगैरह, ये खा लेते हैं जी। और 11 बजे तक हम खाना खा लेते हैं। फिर दिन को 1 बजे दूध दाद पी के रेस्ट करते हैं जी। फिर शाम को 3-4 बजे उठते हैं। फिर पानी पुनी पी के फ्रेश होते हैं जी। फिर उसके बाद अखाड़े की तरफ निकल जाते हैं, वहाँ पे अपना अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद बादाम वगैरह पीते हैं, जो मैंने पहले भी बताया रूटीन में जो होता है। तो उसके बाद हम अपना जैसे शाम का खाना खा लेते हैं जी 8 बजे। फिर 10 बजे हम दूध दाद पी के सो जाते हैं। बहुत टफ प्रक्रिया रहती है, क्योंकि बहुत सारी बंदिशें हो जाती हैं। सामाजिक हम लोग सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, और इस तरह का खेल, जैसा अभी भूपेंद्र जी बता रहे हैं कि हम ना रिश्तेदारी में जा सकते हैं और ना ही मन मुताबिक हम कोई चीज़ खा सकते हैं। फंक्शन में जाना, किसी भी तरह के कार्यक्रम में जाना, वहाँ के लजीज खाना, वो सब छोड़ना पड़ता है। यानी एक तपस्या से कम नहीं है। भूपेंद्र जी, आपने हिमाचल में तो अपनी कुश्ती का लोहा मनवाया ही, लेकिन आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुश्तियाँ लड़ी, और बहुत सारे राज्यों के जो पहलवान थे उनके साथ आपने अपना जौहर दिखाया है। आपको कोई ऐसी कुश्ती याद हो जो आपको लगता है कि यादगार थी और आपने बहुत अच्छे से वो कुश्ती लड़ी हो? एक यादगार कुश्ती हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, यादगार तो सभी कुश्तियाँ होती है, लेकिन एक मेरे मन की जो सबसे ज़्यादा मुझे यादगार आज तक मेरी कुश्ती हुई है, तो एक कुश्ती तो तारा देवी में 2019 में सोमवीर पहलवान से हुई थी, जो कि कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन है, कम से कम 50 बार भारत केसरी हैं। उनके साथ 1 लाख रुपए पे कुश्ती हुई थी, तो मैं उनसे अच्छी कुश्ती लड़ी, मुझे बहुत अच्छी कुश्ती वो लगी। और एक कुश्ती मेरी सिरमौर में हुई थी तकरीबन 4 साल पहले। तो एक अच्छा लड़का था, विश्वजीत, इंदौर से है, अच्छा पहलवान है, 6'8" की उसकी हाइट है, 6 फुट 8 इंच हाइट है उसकी। तो भाई साहब, उससे मेरी कुश्ती हुई थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं यार क्या होगा, थोड़ा मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या कर पाऊँगा कुश्ती कि नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने विश्वजीत पहलवान को 6 सेकंड में चित करके कुश्ती वो जीत ली थी। वो मेरी सबसे यादगार कुश्ती है जी। 6 सेकंड में जी। आप देखिए, यहाँ से भूपेंद्र राजपूत की कुश्ती लड़ने का अंदाज पता लग सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता होगा, जब दांव पेंच आप लगाते होंगे तो घंटों भी कुश्ती चलती है, मगर हार जीत का फैसला नहीं हो पाता है। तो उसके लिए स्टैमिना की ज़रूरत होती है, और स्टैमिना कैसे एक स्पोर्ट्समैन का हो सकता है, वो उन्होंने अपनी डे टू डे लाइफ जो एक स्पोर्ट्समैन की रहनी चाहिए वो बताया अभी। वैसे ही आपने एक हिंद केसरी थे आकाश, उनके साथ भी पहलवानी करने का आपको मौका मिला? जी सर, वो 2018 की बात है जी, हनोनी पुल सिरमौर की बात है। तो आकाश पहलवान है, सोनीपत से बिलोंग करते हैं। तो उनसे कोई कुश्ती लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। वो 97 किलो में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर इंटरनेशनल लेवल पे कई बार मेडल ला चुके हैं वो। तो उनसे मेरी कुश्ती हुई थी जी। मेरी कुश्ती 15 मिनट बराबर हुई उनसे, यानी कि कोई फैसला नहीं हुआ। तो वो कुश्ती मुझे बहुत अच्छी लगी। हिंद केसरी के साथ भूपेंद्र रेसलिंग करते हैं, और 15 मिनट तक लगातार नॉन स्टॉप वो कुश्ती भी चलती है, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो पाता है। यहाँ से पता लगता है कि भूपेंद्र राजपूत कम उम्र में भी अपने दांव पेचों के साथ सभी से लोहा लेने में सक्षम है। इतना ही नहीं, हम ये आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि पंजाब और हरियाणा का जो कल्चर है वो अखाड़ों का कल्चर है।
या दिल्ली भी है या कुछ और राज्य भी हैं जहाँ पे अखाड़े होते हैं और अखाड़ों में अच्छी सुविधाओं के साथ एक पहलवान को खेलने का मौका मिलता है। हिमाचल में इस संदर्भ में क्या इस तरह की सुविधाएं हैं? क्या आपके लिए अखाड़ों की सुविधा या जिस तरह के अखाड़े में एक पहलवान को आवश्यकता रहती है, क्या यहाँ पे इस तरह की सुविधाएं हैं? जी, ऐसी सुविधा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि हमारे लिए कोई इस अखाड़ा, ताकि हम जहाँ पे अपनी वर्जिश कसरत वगैरह पहलवानी कर सकें, ऐसी कोई सुविधा हमें दे, अखाड़ा टाइप हमें बनाए। क्योंकि हिमाचल में कोई टैलेंट की कमी नहीं है जी, बहुत होनहार बच्चे हैं, लेकिन सुविधा के कारण हम पीछे रह जाते हैं। पंजाब हरियाणा हमसे काफ़ी आगे, वो इसलिए नहीं है कि उनके अंदर काबिलियत ज़्यादा है, काबिलियत हमारे लड़कों में ज़्यादा है, लेकिन सुविधा ना होने के कारण हम पीछे रह जाते हैं जी। तो ये सबसे बड़ी हमारी कमी है जी हिमाचल के अंदर। ये एक वाजिब बात भी कही जा सकती है क्योंकि सरकार की तरफ से हिमाचल में कुश्ती के लिए अभी तक ऐसा देखने को भी नहीं आता है कि कहीं अच्छे अखाड़ों का निर्माण हुआ हो। और जब हम भूपेंद्र राजपूत से मिलते हैं, इनके गांव जाते हैं, तो जंगल में इन्होंने खुद इन्होंने और इनके साथियों ने जो अखाड़ा मिट्टी का खोद के रखा है उसी में प्रैक्टिस होती है। जबकि जो बाहर के बड़े पहलवान जो ओलंपिक खेलते हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से बड़ी सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं में अत्याधुनिक जो उपकरण इस्तेमाल उपयोग में आने चाहिए वो आ रहे हैं। भूपेंद्र राजपूत का कहना है कि वो उन्हें उपलब्ध नहीं होता है। भूपेंद्र, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं। आप एक युवा पहलवान हैं, क्या आप ये देखते हैं अभी कि हिमाचल के संदर्भ में युवाओं का क्रेज पहलवानी की ओर है? और अगर है तो कितना है, और अगर नहीं है तो क्या वजह हो सकती है? भाई साहब देखो, हमारे गांव में, हमारे एरिया में तो काफ़ी क्रेज़ है, लेकिन सुविधा ना होने के कारण वो क्रेज़ उभर के बाहर नहीं आ पा रहा है। क्योंकि हमें कोई सुविधा है नहीं जी। हम जंगल में थोड़ी सी मिट्टी डाली है, वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं जी। ना हमें कोई गद्दे की फैसिलिटी है, ना कोई अखाड़ा है, ऐसे खुले में ही प्रैक्टिस करते हैं। बारिश हो तो हमें कई बार प्रैक्टिस से वंचित रहना पड़ता है जी। जी भूपेंद्र जी, सुविधाएं ना होने के बाद युवाओं का हमने ये भी देखा है कि नशे की तरफ रुझान हो जाता है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। अगर बच्चा गेम की तरफ होगा, अगर उसे सुविधा होगी या मतलब गेम की तरफ उसका ध्यान होगा, तो नशे की तरफ उसका ध्यान जाएगा ही नहीं। अगर वो फ्री माइंड होगा तो फिर ऑटोमेटिकली उसका दिमाग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा जी, यानी कि नशे की तरफ जाएगा। तो ये एक बड़ा कारण है जी कि सुविधा ना होने के कारण बच्चे काफ़ी आगे नहीं आ पाते। और भूपेंद्र का ये कहना है सरकार की ओर से भी अखाड़ों की व्यवस्था हो और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो हमारे अखाड़े, और उसमें मैट भी हो, तो मैट की इंडोर सुविधा भी हो, ताकि यहाँ का जो युवा है वो इसमें अधिक से अधिक अपनी भागीदारी दे और कहीं ना कहीं वो इस तरह से तैयार हो कि आने वाले समय में वो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सके। राजपूत जी, आपकी भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? भविष्य के लिए तो भाई साहब यही योजना है कि अगर हमें अच्छी सुविधा यहाँ पे मिले तो हम यहीं पे अपनी मेहनत जारी रखेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे जी। आने वाले टाइम में अच्छा प्रोग्रेस देंगे रेसलिंग की तरफ से, तो पूरी मेहनत करेंगे, दिल और जान से मेहनत करेंगे और आने वाले टाइम पे नेशनल इंटरनेशनल तक जाने का सपना है जी। ओलंपिक तक? जी, ओलंपिक तक, कॉमनवेल्थ तक भी लगे हुए हैं जी, मेहनत अभी भी कर रहे हैं। देखो जी, अभी ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा जी। हम तो तमाम दर्शकों से भी यही कहते हैं कि हमारी दुआएं इनके साथ है कि ये इस तरह की मेहनत जो कर रहे हैं एक न एक दिन रंग लाएगी और इससे ना केवल हमारे प्रदेश का बल्कि देश का नाम भी रोशन होगा। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहता हूँ कि सरकार हमारी तरफ देखे। हमें कोई भी सुविधा नहीं है। हमने बड़े बड़े दंगलों में हिस्सा लिया है जी, काफ़ी बड़ी बड़ी मालियाँ भी जीती है, तो उसके बावजूद भी हमें कोई सुविधा नहीं है। तो सरकार से मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ देखे, हमें कुछ थोड़ी कोई जगह दे जहाँ पर हम अखाड़ा कर सकें, थोड़ी हमारी मदद करें ताकि मेहनत करने के लिए हमें अच्छी जगह मिले और हम आगे देश का नाम ऊंचा कर सकें। भूपेंद्र राजपूत का ये कहना है कि यदि सरकार हमें थोड़ी भी सुविधाएं देती हैं, एक अच्छे अखाड़े का निर्माण कर देती है, उसमें जो सुविधाएं चाहिए होती है वो हमें मिल जाती हैं, तो ये इस बात की गारंटी है कि यहाँ का युवा पहलवान कहीं ना कहीं अपने प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में सक्षम है। यानी सरकार की ओर से सुविधाओं का अभाव है, जो कि समय रहते अगर पूरा होता है तो हम इस
नौजवान उम्र को कहीं ना कहीं देश में खेल प्रतिस्पर्धाओं में आगे ले जा करके हम नाम ऊंचा कर सकते हैं, यही भूपेंद्र राजपूत का कहना है। आखिर में भूपेंद्र राजपूत से हम ये जानना चाहते हैं कि आप युवाओं को क्या संदेश देते हैं? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ जी कि जितने भी अपने युवा भाई हैं वे नशे की तरफ ना जाएं और गेम की तरफ ध्यान दें, ग्राउंड की तरफ ध्यान दें। गेम कोई भी हो, मैं ये नहीं बोलता कि रेसलिंग है, कोई भी गेम हो अच्छे से गेम करें और नशे से बचें। भूपेंद्र राजपूत जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। यहाँ आने पर और बातचीत साझा करने पर, हमारे युवाओं से बात करने पर, हमारे दर्शकों से अपनी बात को साझा करने पर हम आपका दिल के साथ, दिल की गहराइयों के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। जी, मैं भी द रिव्यू टाइम्स न्यूज़ चैनल का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इन्होंने इस काबिल समझा। हिमाचल प्रदेश में रेसलिंग में एक उभरता हुआ हिमाचल का सितारा भूपेंद्र राजपूत आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और शामिल होने के साथ ही उन्होंने हमारे युवाओं से ये बात साझा की है कि अगर हम चाहें तो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आवश्यकता है तपस्या की, प्रैक्टिस की और नियमों में रहने की। साथ ही इनका ये भी कहना है कि हिमाचल में यदि सरकार थोड़ा भी हम पर ध्यान दे तो हम किसी भी वक्त देश का नाम, प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में पीछे नहीं रहेंगे। द रीव टाइम्स के साथ मैं हेमराज चौहान, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।